क्या बच्चों को गाय का दूध पिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 1 साल से छोटे बच्चे को गाय का दूध नहीं पिला सकते। हमारी इमरजेंसी में एक बच्चा आया, बुरी तरह से डिहाइड्रेटेड था, उसकी पल्स भी नहीं थी, सीवियर डिहाइड्रेशन में था। उसको इमीडिएटली हम लोगों को बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई हमने। तो मदर से पूछा कि 9 महीने का बच्चा है, इसको 10 चल रहे हैं 5 दिन से, आप लाई क्यों नहीं? क्या 3-4 साल के बच्चों को ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं? अगर कोई भी चीज़ जिसका टेक्सचर थोड़ा हार्ड है और जो बिल्कुल राउंड है, वो एकदम से सांस की नलकी में फंस जाती है, उससे कई बार मृत्यु भी हो जाती है। एक मदर जो कि प्रेगनेंसी की हार्डशिप से गुजरी है, फिर लेबर पेन से गुजरी है, अब उसके हाथ में बच्चा आया है और उसके बाद भी हम उसको ये कहते रहे तूने ये खाया तो इसलिए बच्चे को 10 लग गए, तूने बाल धो लिए तो निमोनिया हो गया, ये बचकानी बातें हैं। क्या आपके बच्चे को भी तो टीवी या फ़ोन का एडिक्शन नहीं है? क्या सच में बच्चों की मालिश करने से और उनकी आंखों में सुरमा लगाने से कुछ फ़ायदा मिलता है? क्या 3 या 4 साल के बच्चों को चाय, कॉफ़ी या ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं? और इससे भी ज़रूरी सवाल, क्या छोटे बच्चों को गाय का दूध पिला सकते हैं? नमस्कार, मैं हूँ डिम्पल। स्वागत है आपका CNBC आवाज़ के खास शो सेहत की आवाज़ में। आज के इस एपिसोड में आपको मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब। किसी ने आपको बताया हो या ना बताया हो, लेकिन आज हमारे स्पेशल गेस्ट और सीनियर पेडियाट्रिशियन डॉक्टर रवि मलिक आपको ज़रूर बताएंगे कि आप कैसे बेस्ट पेरेंट्स बन सकते हैं। डॉक्टर रवि, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर रवि, शुरुआत मैं उसी सवाल से करूंगी जो हम सबके बचपन में हमारे साथ हुआ है। बचपन में मम्मी कहती थी ना कि खाना खा लो वरना भूत आ जाएगा, या ये काम कर लो वरना पुलिस ले जाएगी। तो क्या इस तरीके से बच्चों से अपनी बात मनवाना सही है? बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को किसी भी किस्म के दहशत में या डर में रखना जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम बच्चे को किसी भी दहशत या डर में रखते हैं, एक तो बच्चे का हमारे ऊपर विश्वास कम हो जाता है, ट्रस्ट फैक्टर जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा, जो बच्चे हैं इनके माइंड में ये कंसेप्ट डेवलप नहीं होता रियल डेंजर क्या है और वर्चुअल डेंजर क्या है। तो अगर हमने कहा कि अभी आप खा लो नहीं तो भूत आ जाएगा, तो वो इमेजिन करते हैं बस अब भूत आ ही गया। इस तरह के बच्चों को अगर हम बार बार डरा के कोई काम कराते हैं तो इसके 2 दुष्परिणाम होते हैं। पहला तो ये कि बच्चे जब बड़े होते हैं ये कॉन्फिडेंट नहीं होते और ये हमेशा घबराए रहते हैं, फियरफुल रहते हैं। और दूसरा, एक और जो बहुत नुकसान वाली चीज़ है वो ये है कि वो अपने माँ बाप के ऊपर धीरे धीरे भरोसा थोड़ा कम कर देते हैं कि ये हमारे मित्र नहीं है, ये हमारे लिए भूतों को बुलाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं या डकैतों को बुलाते हैं। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव है। इसकी वजह से अगर हम उनको समझाएं कि देखो आप खाना खा लो, खाना खाओगे तो बड़े होगे, टॉल होगे और आप सेहतमंद रहोगे और आप और खूबसूरत लगोगे, ये चीज़ें बताएंगे तो बच्चे उस चीज़ को इम्बाइब भी करेंगे। बनिस्बत के डर की वजह से 2-3 बार तो वो कंप्लाई कर देंगे, लेकिन उसके बाद रिबेलियस हो जाएंगे, ज़िद्दी हो जाएंगे। तो ये स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि बच्चे को डरा के रखना जो है वो ठीक नहीं है। और हमारी दादी और नानी ये क्यों कहती थी कि छोटे बच्चों को मसाज या मालिश करवानी चाहिए? क्या इससे बच्चा तंदुरुस्त रहता है? देखिए, जहाँ तक मसाज का तल्लक है, न्यूबॉर्न बेबीज़ में या जो बेबीज़ 1 साल से छोटे हैं, अक्सर हम मसाज करते हैं। ऐसा कोई मेडिकल हम इंडिकेशन नहीं करेंगे कि मसाज करना बहुत आवश्यक है। लेकिन हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा, मसाज करने से फ़ायदा ही होता है। एक तो इमोशनल बॉन्ड मदर और बेबी के अंदर बहुत अच्छा बन जाता है। दूसरा, मसाज के बाद ना बेबी थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाता है, थोड़ी नींद अच्छी आ जाती है, थोड़ा स्किन भी सॉफ्ट रहता है क्योंकि उसके ऊपर हम मालिश कर देते हैं, थोड़ी बहुत सर्कुलेशन भी उससे इम्प्रूव होती है। तो बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो पहली चीज़ ये बड़ी क्लियर है, मसाज का नुकसान कोई नहीं है। दूसरी चीज़ है, इमोशनल बॉन्डिंग डेफिनेटली मदर और बेबी में कर देता है, लेकिन उसमें भी कुछ राइडर है। हमें ये देखना ज़रूरी है कि बहुत तेज़ हाथ से हम मसाज ना करें, कई बार उससे इंजरी हो सकती है। और दूसरा, हमें तेल का भी ध्यान रखना है कि अगर हम कोई ऐसा तेल लगाते हैं जिससे बच्चा एलर्जिक है तो उसमें बेटर है एक पैच टेस्ट कर लें, थोड़ा सा पैच लगा दें, उसको एलर्जी नहीं है तो उससे हम तेल से मसाज कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों को एग्जैक्टली कौन से तेल से मालिश करवानी चाहिए और कितने महीनों तक करवानी चाहिए? देखिए, ऑयल की जो सिलेक्शन है वो मदर कोई भी कर सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत महंगे
फ्रेगरेंस वाले बहुत ब्रांडेड ऑयल्स की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल नारियल का तेल ले सकते हैं, जैतून का तेल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल जिसे कहते हैं, या सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं। कुछ लोग देसी घी से भी मालिश कर देते हैं। सो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं, इनसे आप किसी भी चीज़ से आप मालिश कर सकते हैं। क्या बच्चों को चलना सिखाने के लिए वॉकर का इस्तेमाल करना सही है? बिल्कुल भी नहीं। वॉकर बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं है। ये देखा गया है कि वॉकर के अंदर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि अमेरिका में स्टडी हुई थी 1990 से लेके 2023 के बीच में 33 सालों में लगभग 2.25 लाख बच्चों की वॉकर से ही एक्सीडेंट हुआ है। तो होता क्या है, जब हम वॉकर दे देते हैं तो बच्चा वॉकर के साथ में धीरे धीरे, उसको समझ तो है नहीं, वो धीरे धीरे चलने लग जाता है। या तो धीरे धीरे जाके किसी सॉकेट में फिंगर्स डाल देगा, या धीरे धीरे जाके एडल्ट्स की मेडिसिन तक पहुंच जाएगा, मेडिसिन खा लेगा, या किचन में चला जाएगा, पानी में चला जाएगा। किचन में जाने के बाद में गर्म चीज़ पे भी हाथ लगा सकता है, स्टेयर्स में जाके गिर सकता है, पलट सकता है। कई लोग ये कहते हैं कि हम बच्चे का ध्यान रखेंगे और वॉकर को अपनी सुपरविजन में देते हैं, लेकिन वो भी शायद बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि बाय द टाइम सपोजिंगली बच्चा वॉकर से 10 फुट आपके आगे चला गया और वो पलटने वाला है, तो आप एकदम से कुछ कर भी नहीं पाएंगे। सो बाय एंड लार्ज वॉकर का कोई एडवांटेज भी नहीं है। लोग ये सोचते हैं, तरह तरह की भ्रांतियाँ। अब 2025 में हमें जो पुराने मिथ्स हैं, भ्रांतियाँ हैं, उनको हमें छोड़ देना चाहिए। कई बार मदर्स और ग्रैंड पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि वॉकर में डालेंगे तो जल्दी वॉक करना शुरू कर देगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। वॉकिंग एक नॉर्मल माइलस्टोन है, जो कि बच्चा जो है वो वॉकर के बिना भी जो है वो चलेगा। इसके अलावा अगर आपने बच्चे की एक्टिविटी के लिए कुछ करना है तो स्टेशनरी स्टेशन ले सकते हैं, कि एक स्टेशन है जिस पे थोड़ी सी रेलिंग बनी हुई है, छोटा सा, उसके ऊपर बच्चा खड़ा हो गया, उसके ऊपर थोड़ी सी टांगे आगे पीछे कर लेता है। बट वॉकर्स आर नॉट इंडिकेटेड। अच्छा, कई पेरेंट्स ना अपने बच्चों को आंखों में सुरमा या काजल भी ज़रूर लगा के रखते हैं। क्या इससे कुछ फ़ायदा मिलता है? काजल का कोई फ़ायदा नहीं है, और बल्कि हम डॉक्टर्स जो है काजल लगाने को डिस्करेज करते हैं, क्योंकि जब हम काजल लगाते हैं तो एलर्जिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, आँख में इन्फेक्शन भी हो सकती है, बच्चों की आँख वैसे ही बड़ी डेलिकेट होती है, कोई इंजरी भी हो सकती है। सबसे बड़ी चीज़ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और बिसाइड जिसके कि कुछ रिचुअल है कि बच्चे को नज़र ना लग जाए या इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन मेडिकली स्पीकिंग इसका कोई फ़ायदा नहीं है, एंड इट शुड बी डिस्करेज्ड। कोई ऐसी गलती जो आज के टाइम पर ज़्यादातर माँ बाप कर रहे हैं और वो उन्हें बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए? देखिए, गलतियां तो माँ बाप कई करते हैं। सबसे पहली गलती तो माँ बाप ये करते हैं कि उनको एक अच्छा रोल मॉडल बनने की आवश्यकता है। माँ बाप समझाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बच्चा वही करेगा जो वो माँ बाप को करता हुआ देखेगा। सपोजिंगली आप चाहते हैं आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम कम हो, लेकिन मदर अगर खुद ही स्क्रीन पे लगी रहेगी तो वो काउंटर प्रोडक्टिव है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह की हमारे को चीज़ें, जो हम बच्चे से बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमें करना चाहिए, माँ बाप को वो करना चाहिए। दूसरी जो माँ बाप अक्सर घरों में गलतियाँ करते हैं, वाद विवाद होना या किसी चीज़ को लेकर टकराव होना हस्बैंड वाइफ में बड़ी नॉर्मल बात है, लेकिन वो बच्चे के सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे के लिए माँ बाप उसके भगवान हैं, अगर उसके सामने वो झगड़ा करने लग जाएं या कई बार मार पिटाई करने लग जाएं या एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करनी शुरू कर दें, गाली गलौज करनी शुरू कर दें, वो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट डालता है इन द लॉन्ग रन। उसकी जो साइकोलॉजी है, देखा गया है जिन घरों में झगड़ा कलेश चलता रहता है, ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये थोड़े उदास ज़्यादा रहते हैं, ऑब्सेसिव होते हैं, थोड़े डिप्रेसिव रहते हैं और घबराए हुए भी रहते हैं। जबकि हमें चाहिए कि जो भी बच्चा हमारा बड़ा हो वो सक्सेसफुल भी हो, हैप्पी भी हो, पॉजिटिव भी हो और फियरलेस हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि माँ बाप को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक और गलती जो माँ बाप करते हैं वो ये है अनहेल्दी कंपैरिजन, कि देखो वो जो बिट्टू है वो क्लास में इतना अच्छा आता है, और वो जो अभिषेक है वो स्पोर्ट्स में इतना अच्छा है, और वो जो पल्लवी है वो पेंटिंग में अच्छी है। अब हर बच्चे की एक अपनी स्ट्रेंथ है। अनहेल्दी कंपैरिजन बच्चों का करना बहुत गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कंपैरिजन कर सकते हो बच्चे की पास्ट परफॉर्मेंस और अभी की परफॉर्मेंस को लेके। देखो, हाँ, पिछली बार आपके 10 में से 6 नंबर आए, आज आपके 6.5 या 7 आ गए हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हो। एक और बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो नेगेटिव पेरेंटिंग की करते हैं। हर वक्त टोकना, हर वक्त नेगेटिविटी करना, तूने तो मेरी जान खा रखी है, तूने तो मुझे परेशान बहुत किया है। तो वोकैबुलरी के ऊपर भी कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। वी शुड यूज़ पॉजिटिव वोकैबुलरी। जैसे इंग्लिश में बड़ी अच्छी चीज़ वो कहते हैं, यू शुड कैच द चाइल्ड डूइंग समथिंग राइट।
आप बच्चे को कुछ अच्छा करते हो उसको पकड़ो, बनिस्बत के हर वक्त उसकी गलतियां पकड़ते रहोगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो ये माँ बाप को कुछ चीज़ें हैं जो समझ के चलनी चाहिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, माँ बाप ओवर प्रोटेक्शन बहुत करते हैं, हर चीज़ में सामने आ जाते हैं। कुछ तो पेरेंट्स मैंने देखा है कि होमवर्क तक करने लग जाते हैं बच्चों का। तो इतनी ओवर प्रोटेक्शन ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो ओवर प्रोटेक्टेड बच्चे हैं जब वो दुनिया में जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें वो ओवर प्रोटेक्शन नहीं मिलती और उनकी स्किल्स डेवलप नहीं हुई होती हैं, तो उनको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। कुछ गलतियाँ जो माँ बाप को नहीं करनी चाहिए, जो कुछ कॉमन गलतियाँ पिछले 30 साल से ज़्यादा वर्षों से मैं पीडियाट्रिक प्रैक्टिस करता हूँ, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, दीज आर सम ऑफ द फॉल्ट्स ऑफ द पेरेंट्स विच शुड बी अवॉइडेड। डॉक्टर रवि, कई पेरेंट्स ना अपने बच्चों की नींद को लेकर बड़े परेशान रहते हैं। कुछ बच्चे तो सोते ही सिर्फ दिन में और फिर पूरी रात जागते हैं। क्या ये नॉर्मल है? देखिए, सबसे पहली चीज़ बताऊंगा, बच्चे की नींद पूरी होनी बहुत आवश्यक है। अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं होगी, उसके ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उसके एपिटाइट पे इफेक्ट पड़ेगा, उसकी मानसिकता पे इफेक्ट पड़ेगा, उसकी पढ़ाई और एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चे की नींद होनी जो है वो बहुत आवश्यक है। उसके लिए पेरेंट्स जो हैं कुछ चीज़ें कर सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि माँ बाप जो हैं उसको दिन में 5 घंटे सुला देते हैं। अगर दिन में 5 घंटे सोएगा तो रात को नहीं सोएगा। माँ बाप को भी अपने नींद का टाइम रेगुलेट करना ज़रूरी है। एक फैमिली का नींद का टाइम होना चाहिए कि सब लोग 10:30-11 बजे, जो भी आपका फैमिली का है, सब लोग बत्ती बुझा के, अगर हम एक्सपेक्ट करें बच्चा तो सो जाए और हम रात के 3 बजे तक OTT प्लेटफॉर्म्स या ये सब देखते रहें, वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे को डिस्टर्ब स्लीप होती है। आप उसी कमरे में लेटे हैं, उसी में आपने लाइट जला रखी है, तो हमारे को एक स्लीप हाइजीन मेंटेन करनी बड़ी ज़रूरी है। दूसरा, बच्चे को सोने से पहले स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। अगर बच्चा स्क्रीन टाइम में है तो उसको नींद अच्छे से नहीं आएगी। दिन में उसे फिजिकल एक्टिविटी वैसे भी बड़ी ज़रूरी है बच्चे के लिए, लेकिन अगर बच्चे दिन में फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो रात को उन्हें नींद भी बहुत अच्छे से आती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा अच्छे से सोए और सुबह तक सोए, तो आपको एक थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर और एकदम लाइट अंधेरा करके बच्चे को सुलाना चाहिए। और सुलाते वक्त जो है बिल्कुल कूल काम एटमॉस्फेयर होना चाहिए। मे बी इट इज़ अ स्टोरी टेलिंग टाइम, मदर उसको स्टोरी सुना रही है, उससे कडल कर रही है, उससे दिनचर्या पूछ रही है, उससे बच्चे को नींद आ जाती है और वो फिर बहुत अच्छे से सुबह तक सोता है। सोने का टाइम और जागने का टाइम एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संडे को बच्चा रात को 4 बजे सो रहा है और सुबह उठ रहा है 12 बजे, तो ये होने से उसकी नींद बड़ी डिस्टर्ब, वेदर इट इज़ अ वीकडे और नॉन वीकडेज, बच्चे के सोने और जागने का टाइम एक रेगुलर होना चाहिए। ये कुछ प्रिकॉशंस लेंगे तो मैं समझता हूँ नींद की प्रॉब्लम बच्चों में रहेगी नहीं। पर ज़्यादातर पेरेंट्स की ना ये भी शिकायत रहती है कि उनके बच्चे खाना नहीं खाते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो सबसे कॉमन क्वेश्चन मदर्स पूछती हैं वो ये पूछती हैं कि डॉक्टर साहब ये खाना नहीं खाता। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मैं इसमें 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। पहले तो ये है कि अगर आपके बच्चे का वजन ठीक है, हाइट ठीक है और उसके माइलस्टोन्स ठीक हैं, एक्टिव है बच्चा, तो आपको खाने के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, ऑलवेज कीप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इनटू कंसिडरेशन। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या? अगर बच्चे ने हाफ चपाती खा ली, समझो मदर ने 3 चपाती खा ली। अगर एक बच्चा 10 किलो का है, 12 किलो का है, उसने आधी चपाती खा ली, समझो मदर ने 2.5 चपाती खा ली वेट वाइज, तो हो सकता है वो डाइट बच्चे के लिए सफिशेंट है, लेकिन मदर की समझ में नहीं आ रही क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं करती। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे के एपिटाइट को हमें पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हर बच्चे का एक अपना डिफरेंट एपिटाइट होता है, उसको अननेसेसरी प्रेशर फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको बहुत फोर्स करेंगे, प्रेशर करेंगे, उसे अवर्जन हो जाएगी फूड से। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक फूड के साथ हेल्दी रिलेशन बनाने के लिए उस पर प्रेशर नहीं होना चाहिए, उसको ब्राइब नहीं करना चाहिए और उसको पनिश नहीं करना चाहिए। ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाने में प्रेशर डालने लग गए कि अभी 2 चपाती खा के ही उठेगा, या आप उसे ब्राइब करने लग गए कि खाना खा ले तो तुझे खिलौना मिलेगा, या उसे पनिश करने लग गए कि खाना नहीं खा रहा तो चांटा मार दिया, ऑल दीज थिंग्स आर बैड एंड काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द चाइल्ड। तो अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं तो बच्चा प्रेशर में नहीं रहेगा। एपिटाइट जो है वो एक ऐसी चीज़ है, इट इज़ वेरी इल्यूसिव फिनोमिना। उसको जितना हम छोड़ेंगे वो उतना ही अच्छे से चलेगा, लेकिन अगर उसको हम बहुत पकड़ेंगे तो दिक्कत होगी। कई बच्चों की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, उनकी प्रेफरेंसेस को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सो लॉन्ग एज बच्चा हेल्दी खाना खा रहा है, उसकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, तो उसको हमें हेल्दी खाना देना चाहिए उसके स्वादानुसार। तो उसकी एपिटाइट को भी रिस्पेक्ट करें, उसकी प्रेफरेंसेस को भी रिस्पेक्ट करें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे बच्चे आजकल खाना कम खाते हैं। अगर आप बच्चों को जंक फूड दे देंगे, चॉकलेट्स दे देंगे, चिप्स दे देंगे,
इससे भी उनको कैलोरीज मिल जाती हैं और खाने के टाइम पे इनको भूख नहीं लगती है। तो ये सारी चीज़ें जो फैक्टर्स दे आर मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर फिर भी लगता है कि आपके बच्चे के खाना कम है तो आप दो चीज़ें कर सकती हैं जो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ। आप 48 घंटे हर चीज़ लिख लीजिए जो बच्चा खाता है और अपने पीडियाट्रिशियन को दिखा दीजिए, वो कैलोरीज और प्रोटीन कैलकुलेट कर लेगा, वो आपको बता देगा सफिशिएंट है कि नहीं है। दूसरा, अगर उसके बावजूद भी लगता है कम खाता है तो फिर हम उसको फिजिकली इवेल्युएट करते हैं, कुछ टेस्ट कराते हैं कि अंदर कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है तो उसको भी हम एड्रेस कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे आज के टाइम पे टीवी के बिना खाना नहीं खाते हैं और पेरेंट्स भी इसे सही मानते हैं कि अगर टीवी या फ़ोन देखने देंगे तो कम से कम शांति से बैठकर खाना तो खा लेगा। तो इस पर आपकी कोई सलाह? ये बहुत गलत धारणा है पेरेंट्स की कि टीवी खिला के या स्क्रीन सामने रख के हम खिलाएंगे। इसके भी नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो ये होता है कि बच्चे को माइंडफुल ईटिंग नहीं होती है, उसको उस खाने में उतना मज़ा नहीं आ रहा होता क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड है, वो देख कहीं और रहा है और खाना यहाँ पे ले रहा है, ना तो उसका स्वाद ले रहा है, ना माइंडफुल ईटिंग है। माइंडफुल ईटिंग नहीं होती तो कई बार क्या होता है, ओवर फीडिंग हो जाती है। बच्चे को प्रोग्राम इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो बिना सोचे समझे खाए जा रहा है, ओबेसिटी हो जाती है। आजकल ऑलमोस्ट 20 से 25% बच्चे जो है वो ओवरवेट हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे को देखना है कि ओबेसिटी ना हो जाए, बच्चे को मोटापा ना आ जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये है, जब स्क्रीन टाइम दिखाते हैं तो कई बार अंडर फीडिंग भी हो सकती है। तो स्क्रीन जो है सोने के टाइम और खाने के टाइम पे बच्चे को बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। डॉक्टर रवि, कई सेलिब्रिटीज़ को हमने ये कहते हुए सुना है और सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल हो रहा है कि बच्चों को 1 या 2 साल तक चीनी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ऐसा क्यों? ये बिल्कुल स्टडीज़ हुई हैं कि बच्चे को 2 साल तक हमें एडिड शुगर नहीं देनी चाहिए। एडिड शुगर इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि अगर इस एज में हम बच्चे को शुगर का टेस्ट डालेंगे तो बच्चा बाकी चीज़ें जैसे नट्स हैं, लेग्यूम्स हैं, पल्सेस हैं, वो नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसका अगर शुगरी टेस्ट हो गया, शुगरी पैलेट हो गया, तो वो ये चीज़ों को अवॉइड करेगा, हर चीज़ में शुगर देखेगा। और दूसरा ये भी स्टडीज़ में देखा गया है, अगर हम 2 साल तक बच्चे को शुगर नहीं देते हैं तो बाद में डायबिटीज़ होने के, ओबेसिटी होने के, इनके चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो फाउंडेशन पे हमारे को, बच्चे की फाउंडेशन को हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इट इज़ बेटर कि हम 2 साल तक शुगर ना दें और 1 साल तक सॉल्ट ना दें। और भी 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि 1 साल तक आप उसको फ्रूट जूसेस भी ना दें। आप हाई कैलोरिक फ्रूट्स नहीं दे सकते 1 साल तक। हाई कैलोरिक में मैंगो आ गया जैसे, या पोमीग्रेनेट आ गया, ये चीज़ें नहीं। लेकिन आप बाकी सब फ्रूट्स उसको दे सकते हैं। स्ट्यूड एप्पल दे सकते हैं, नाशपाती दे सकते हैं, ये सब चीज़ें आप उसको खिला सकते हैं, लेकिन फ्रूट की फॉर्म में, नॉट इन द फॉर्म ऑफ जूसेस, क्योंकि जूसेस में भी शुगर होती है, डायरेक्ट शुगर जाती है। वैसे भी देखा जाए तो हमें एडिड शुगर की हम बात कर रहे हैं। शुगर तो हर चीज़ में होती है, शुगर तो बहुत सारी चीज़ों में शुगर होती है, लेकिन उसको तो हम निकाल नहीं सकते। लेकिन एडिड शुगर हमें, जिसको टेबल शुगर कहते हैं, वो नहीं देनी चाहिए बच्चे को। अभी आपने जिक्र किया कि 1 साल तक छोटे बच्चों को नमक नहीं देना चाहिए। ये नमक लेने से बच्चों की बॉडी पर क्या असर पड़ता है? बच्चों की किडनीज थोड़ी इमेच्योर होती हैं टू हैंडल विद सोडियम लोड। अब नमक अगर हम बच्चे को नहीं दे रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सोडियम तो हर चीज़ में होता है। तो नमक तो समझो जा ही रहा है किसी न किसी फॉर्म में। इसमें हम टेबल नमक की बात करते हैं कि ऊपर से हमें जो है नमक अगर उसको देना है, वो नहीं देना, हमें टेबल नमक नहीं देना। क्या बच्चों को गाय का दूध पिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 1 साल से छोटे बच्चे को गाय का दूध नहीं पिला सकते। काउ मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस करके एक बीमारी होती है जो किसी भी बच्चे को हो सकती है, जिसमें कि डायरिया होता है, कई बार ब्लड भी आ जाता है। तो इंटरनेशनल और नेशनल पीडियाट्रिक बॉडीज सब रिकमेंड करती हैं कि काउ मिल्क जो है वो 1 साल से छोटे बच्चे को हम नहीं देंगे। कई बार वो टॉलरेट नहीं करते हैं और कई बार उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन 1 साल के बाद हम काउ मिल्क दे सकते हैं। और क्या 3-4 साल के बच्चों को ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं? 4 साल से छोटे बच्चे को नट्स हो गए, या जैसे मूंगफली है, काजू है, या बादाम है, या पॉपकॉर्न्स हैं, ये बिल्कुल नहीं दे सकते हम 4 साल से छोटे। मेरा अपना पीडियाट्रिक प्रैक्टिस का ये तजुर्बा है कि लगभग हर महीने या 2 महीने के बाद हमारी इमरजेंसी में एक आध बच्चा ज़रूर आता है चोक करके, जिसमें कि नट फंस जाती है। तो अगर बच्चा 4 साल से छोटा है, वो च्यू तो कर नहीं पाता ढंग से, तो क्योंकि वो च्यू अच्छे से नहीं करता तो कई बार ये नट एस्पिरेट कर जाता है और सांस की नलकी में फंस जाती है। तो अगर कोई भी चीज़ जिसका टेक्सचर थोड़ा हार्ड है और जो बिल्कुल राउंड है, वो एकदम से सांस की नलकी में फंस जाती है, उससे कई बार मृत्यु भी हो जाती है। खासकर वैसे भी जब हम बच्चे को कोई भी चीज़ खिला रहे हैं तो हमारे को ये भी खास ध्यान रखना है
कि उस वक़्त हम उसको अपराइट रखें और उसकी तरफ ध्यान भी दें। वो एस्पिरेट कभी भी कर सकता है, और अगर एस्पिरेट करता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है जिससे कि करके हम उसमें से उसको निकालेंगे, लेकिन इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल। इसके अलावा आप अच्छे से, जैसे आपने कैरेट भी देनी है तो थोड़ी बॉयल करके उसको काट के दे दो, मैश करके दे दो, बनिस्बत के सख्त चीज़ें देने के। ये सख्त चीज़ें जो हैं कई बार सांस की नलकी में चली जाती हैं। सो इन नटशेल, लेस देन 4 years, नो नट्स, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और क्या छोटे बच्चों को चाय या कॉफ़ी पिला सकते हैं? हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि 5 साल से छोटे बच्चे को हम लोगों को चाय कॉफ़ी नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे इनअटेंशन होती है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, कई बार गैस्ट्राइटिस होता है। तो 5 साल से छोटे बच्चे को चाय और कॉफ़ी नहीं देनी चाहिए, बल्कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स तो 12 साल तक चाय और कॉफ़ी के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी है बच्चों के अंदर। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, क्योंकि आज की तारीख में हम 2025 में बैठे हैं, तो जितनी पुरानी धारणाएं हैं, जितने पुराने जो हमारी नई साइंटिफिक रिसर्च कहती है, हमें बच्चों को अब उसी तरह से पालना चाहिए। कई लोग ऐसे मानते हैं कि छोटे बच्चों को निमोनिया या जॉन्डिस होता ही है, ऐसा क्यों? देखिए, जॉन्डिस छोटे बच्चों को होता है। जितने बच्चे नवजात शिशु हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, ऑलमोस्ट 60% को जॉन्डिस होता है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है, तो आरबीसीज जो है वो डिसइंटीग्रेट करते हैं। बिलीरुबिन यानी कि जो पीलिया है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। एक तरफ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और दूसरी तरफ लिवर इमेच्योर होता है जो बिलीरुबिन को निकाल नहीं पाता, तो जॉन्डिस हो जाता है। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। 60% बच्चों में होता है। लेकिन इसमें हमको नज़र रखनी होती है, कई बार जॉन्डिस तेज़ी से भी बढ़ता है तो हम उसको फोटोथेरेपी देके कंट्रोल में कर लेते हैं, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा अगर जॉन्डिस बढ़ेगा तो एक बीमारी होती है कर्निक्टरस जिसे कहते हैं, जिसमें कि ये बिलीरुबिन जो है वो दिमाग पे जम जाता है और बच्चे के माइलस्टोन्स और उसके ऊपर असर करता है, दिमाग के ऊपर डेफिनेटली एडवर्स इफेक्ट करता है। तो इसलिए जो जॉन्डिस है वो बहुत कॉमन है, लेकिन उस पर नज़र रखनी ज़रूरी है ड्यूरिंग न्यूबॉर्न पीरियड। सर, ये जॉन्डिस और सनलाइट का क्या कनेक्शन है? देखिए, अक्सर ये धारणा होती है कि जो न्यूबॉर्न पीरियड में जॉन्डिस होता है, अगर उसको हम सनलाइट देंगे तो वो जॉन्डिस जो है उससे ठीक हो जाएगा। आम तौर पे जो क्लिनिकल जॉन्डिस होता है वो या तो अपने आप चला जाता है या उसमें हमें फोटोथेरेपी देनी होती है। सनलाइट का बहुत ज़्यादा रोल इसमें नहीं होता। तो जब भी न्यूबॉर्न जॉन्डिस होता है वो आम तौर पे, जिसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल जॉन्डिस है, ये वो जनरली 90% में बिना किसी दिक्कत के अपने आप चला जाता है। लेकिन अगर वो नहीं जाता तो हमारे को फोटोथेरेपी देनी पड़ती है। सनलाइट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है क्लिनिकल जॉन्डिस में। डॉक्टर रवि, वो कौन सी वैक्सीन्स ज़रूरी होती है हर बच्चों को लगाने के लिए? देखिए, एक तो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जो कि कुछ वैक्सीन जो हैं वो मैंडेटरी हैं, जो कि दी जाती हैं, जिसमें BCG आता है, हेपेटाइटिस B आता है, पोलियो आता है, डिफ्थीरिया है, पर्ट्यूसिस, टेटनस, HIV और रोटावायरस। उसके बाद में मीज़ल्स, MMR और उसके बाद बूस्टर्स, टेटनस के और DT के, ये सब बूस्टर्स लगते हैं। ये वैक्सीन्स तो डेफिनेटली मैंडेटरी हैं और हर सरकारी अस्पतालों में जो है वो लगती हैं। लेकिन 4 या 5 कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जो ऑप्शनल हैं, लेकिन ये आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं और ये भी कायदे से ज़रूरी होती हैं, लेकिन वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके, हर बच्चे के बारे में डिस्कस करके आप लगवा सकते हैं, जैसे टाइफाइड, हेपेटाइटिस A, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस। ये 5 वैक्सीन्स हैं जो कि गवर्नमेंट में नहीं लगती हैं, जो कि आपको प्राइवेट में बात करके लगवानी पड़ती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके वहाँ की एपिडेमियोलॉजी क्या है, आपके शहर में कौन सी बीमारी ज़्यादा है, उसके हिसाब से डॉक्टर से डिस्कस करके आप लगवा सकते हैं। डॉक्टर रवि, बचपन हर किसी की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है और बचपन के कई साल गुजरते हैं स्कूल में, तो अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट स्कूल कैसे सिलेक्ट करें? देखिए, स्कूल सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहली तो ये चीज़ है कि आपको ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरह के आप बोर्ड में स्कूल को डालना चाहते हो। CBSE है या आईवी लीग, कौन से वाले आप बोर्ड में आप उसको डालना चाहते हैं। नंबर 1 तो ये है। दूसरा ये है, स्कूल जो है पास होना चाहिए, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में इतना ट्रैफिक है, बच्चा दोपहर में आता है, कई बार हीट स्ट्रोक होती है, गर्मी बहुत होती है, तो स्कूल पास होना चाहिए। कोई बच्चे को प्रॉब्लम भी हो तो पेरेंट्स को एक्सेसिबल होना चाहिए। ये सेकंड क्राइटेरिया बड़ा ज़रूरी है। तीसरा, स्कूल के फाउंडर्स और स्कूल की सोच क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई स्कूल्स हैं जो सिर्फ एकेडमिक्स के ऊपर ही ध्यान देते हैं, लेकिन कई स्कूल्स हैं
जो नॉन कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर भी ध्यान देते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर भी ध्यान देते हैं, तो आपको ऐसा स्कूल लेना चाहिए जो बच्चे की एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करे, बनिस्बत उसको सिर्फ साइंस और मैथ्स ही पढ़ाता रहे। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में आपको ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ के टीचर्स और स्टाफ कितने ट्रेंड हैं और उनकी NLP स्किल्स कैसी है, वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी हैं। खासकर मेडिकल फैसिलिटीज़ की जांच करना बड़ी ज़रूरी है। हर स्कूल में जनरली एक नर्स होती है, पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट रूम होता है। कल को आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपको वहाँ पे सेफ्टी मिल सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चा बहुत प्रेशियस होता है, तो आपको ये भी देखना है कि स्कूल के अंदर जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर है कि नहीं, हर जगह पर CCTV कैमरास लगे हैं कि नहीं। अगर बच्चे को आप पिक करने जाते हैं तो एक आइडेंटिटी कार्ड देख के ही आपके बच्चे को हैंड ओवर करते हैं या किसी को भी हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये बच्चे की एक सिक्योरिटी देखनी बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद कई सारे और फैक्टर्स आ जाते हैं। स्कूल बसेस हैं वो किस तरह की हैं, लगी हुई हैं, टाइम पे आती हैं, नहीं आती हैं, ये सब आप डिसीजन लेके जो है स्कूल को। लेकिन मोटी सी बात यह है, आप ऐसे स्कूल में डालिए जहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट आपके बच्चे की हो, जो चाइल्ड फ्रेंडली हो, जहाँ फैसिलिटी सारी अवेलेबल हो और आपके घर के पास हो। जब बच्चों के परवरिश की बात आती है तो एक फादर का क्या रोल होना चाहिए? फादर का बहुत बड़ा रोल है परवरिश में, बल्कि मैं तो ये कहूँगा फादर और मदर 50-50% भागीदारी होते हैं पेरेंटिंग में। सो इट इज़ ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फादर का भी रोल होना चाहिए, मदर का भी, और जब दोनों मिलके पेरेंटिंग करते हैं तो बच्चे की डेवलपमेंट भी बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि फादर की भी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस फादर का भी होता है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मदर का भी होता है। तो दोनों जब कंबाइन करते हैं तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो बड़ा हो जाता है, सर्कल ऑफ स्ट्रेंथ बड़ी हो जाती है, तो बच्चे की परवरिश भी अच्छी होती है। हो सकता है कोई फादर डिसिप्लिन में ज़्यादा अच्छा हो, आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अच्छा हो, और मदर की एम्पैथी ज़्यादा हो, NLP स्किल्स अच्छी हों, तो जहाँ पर लगता है कि बच्चे को डिसिप्लिन करना है वहाँ पे फादर आगे आ जाए। जहाँ पर लगे कि नहीं सॉफ्टवेयर वे से बच्चे को टैकल करना है वहाँ मदर आगे आ सकती है। लेकिन फादर के बहुत सारे रोल होते हैं। पहला रोल यह है, जब बच्चा देखता है कि फादर भी इन्वॉल्व है पेरेंटिंग में, तो एक उसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। इस तरह के बच्चे जब बड़े होते हैं वो भी अपनी वाइफ को पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, और वो लोग भी जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, वो भी अपने बच्चों की पेरेंटिंग में पूरा हाथ बटाते हैं, घर के कामों में हाथ बटाते हैं। जब बच्चा ये देखता है कि मेरा फादर जो है वो घर के कामों में भी हाथ बटा रहा है, पेरेंटिंग में भी वो कर रहा है, तो इस तरह के बच्चे, खासकर लड़कियाँ, वो भी जब बड़ी होती हैं तो उनको भी एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और रिस्पेक्ट होती है कि देखो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मेल्स और फीमेल्स दोनों का रोल आता है। सबसे बड़ी चीज़ है, जब फादर बच्चे को सपोर्ट करता है तो मदर को भी स्ट्रेस थोड़ा कम होता है। मदर भी अपनी जॉब कर सकती है, तो एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कभी फादर ने देख लिया, कभी मदर ने देख लिया। तो फादर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, खासकर आउटडोर एक्टिविटीज़ में, एकेडमिक एक्टिविटीज़ में। देखा गया कि फादर जो है वो आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा बेटर करा सकते हैं, एकेडमिक एक्टिविटी ज़्यादा बेटर करा सकते हैं, बाउंड्रीज़ अच्छी वो बना सकते हैं, डिसिप्लिन अच्छा ला सकते हैं। तो ये सारे रोल फादर के हैं, और शेयर्ड पेरेंटिंग होती है। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं, जब बड़े होते हैं, वो सक्षम होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, एंड दे आर हैप्पी एंड सक्सेसफुल। सर, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। कई पेरेंट्स अपने 3-4 साल के बच्चों का भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना देते हैं। क्या ये सही है? देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, और मैं सोचता हूँ कि बच्चों को जितना सोशल मीडिया से दूर रखेंगे, अगर 3 साल के बच्चे का हम अकाउंट बनाएंगे, उसकी पिक्चर्स, तो बच्चा भी हर वक्त स्क्रीन पे लगा रहेगा। तो इट इज़ बेटर कि हम बच्चे को टेक्नोलॉजी के साथ में जो उसका टाकरा है वो थोड़ा लेट करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्क्रीन टाइम, अब जैसे स्क्रीन टाइम की बात करें तो 2 साल के बच्चे का 0 होना चाहिए स्क्रीन टाइम, उसको हमें स्क्रीन दिखाई नहीं सकते। और 2 साल के बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे का स्क्रीन टाइम होना चाहिए, विच इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ स्क्रीन्स, चाहे वो कंप्यूटर गेम है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे आईपैड है। सारी स्क्रीन्स का जो टाइम है दैट शुड नॉट बी मोर देन 1 to 2 आवर्स। तो ये स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है, और बच्चों को सोशल मीडिया से की इंट्रोडक्शन थोड़ी लेट हो लाइफ में तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि बच्चा रियलिटी समझ नहीं सकता। कोई अगर ऐसा भी देखा गया, अभी एक कानपुर का इंसिडेंस हुआ था कि 8 साल के बच्चे ने चादर बांधी और छत से कूद गया कि मैं तो सुपरमैन हूँ, मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि बच्चा वर्चुअल और रियलिटी को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। वो ठीक है, बच्चे को थोड़ी चोट लगी, लेकिन चाइल्ड वाज सेव। लेकिन इस इंसिडेंट से हमें ये पता चलता है कि बच्चे को जो भी प्रोग्राम दिखाएं वो अपनी सुपरविजन में दिखाएं, क्योंकि बच्चा ये समझ नहीं पाता एग्रेसिव प्रोग्राम्स हैं, कोई एडल्ट साइड पे प्रोग्राम ना देख ले। ये सब चीज़ें देखनी बड़ी ज़रूरी है।
सर, जब पेरेंटिंग की बात आती है ना, तो कई माँ बाप ना पहले से ही सोच लेते हैं कि मदर स्ट्रिक्ट रहेगी और फादर लीनियंट रहेंगे, या फादर स्ट्रिक्ट रहेंगे और मदर लीनियंट रहेगी। क्या ये तरीका सही है? देखो, गुड कॉप बैड कॉप वाला तरीका भी ठीक रहता है, लेकिन जब भी हम बच्चे की पेरेंटिंग करते हैं तो एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, चाहे मदर है, फादर हैं, और जॉइंट फैमिलीज़ में चाहे दादा दादी हैं, इन सबको कंसिस्टेंटली एक ही रिस्पॉन्स आना चाहिए बच्चे के एक बिहेवियर का। अगर ग्लास टूटा है, ये नहीं है दादा दादी हंस रहे हैं और उसको इनकरेज कर रहे हैं और माँ थप्पड़ मार रही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज रहेगा हर वक्त। तो चाहे माँ बाप हैं, चाहे दादा दादी हैं, चाहे जॉइंट फैमिली है, चाहे न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चे को एक ही रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, उसे कन्फ्यूजिंग रिस्पॉन्स नहीं मिलना चाहिए। एक चीज़ पे हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं और एक चीज़ पे हम उसको डांट रहे हैं, इससे बच्चा कंफ्यूज रहेगा, उसकी फाउंडेशन जो है वो वीक रहेगी और उसकी जो आइडेंटिटी है वो प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाएगी। सर, कई लोग ना प्राउड फील करते हैं कि हमने तो अपने बचपन में इतनी मार खाई है, और आजकल के बच्चों को अगर ज़रा सा डांट भी दो तो रोने लग जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, जो लेटेस्ट रिसर्च है वो कहती है पनिशमेंट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बच्चे को डिसिप्लिन करो, वो बात ठीक है, लेकिन आप उसको मारना पीटना बिल्कुल नहीं कर सकते। लॉजिकली, एथिकली, लीगली ये बहुत गलत चीज़ है, इसके हमें बिल्कुल खिलाफ होना चाहिए। और ये देखा गया, जिन बच्चों को रेगुलर मार पीट के हम बड़ा करते हैं वो बच्चे बाद में रिबेलियस हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं और थोड़ा इनसिक्योर भी फील करते हैं। जिन बच्चों को रेगुलर मार पड़ती है तो उनके मन में एक धारणा आ जाती है, जो एक वर्ल्ड का व्यू उनके दिमाग में आता है, वो ये आता है कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट अ सेफ प्लेस, इट इज़ नॉट अ सिक्योर प्लेस। तो जब वो बड़े होते हैं और दुनिया में जाते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं, वो हर जगह पर एग्रेशन ही ढूंढ रहे होते हैं और डरे डरे रहते हैं, सहमे सहमे रहते हैं, फियरफुल रहते हैं। उनके लोगों के साथ में अक्सर झगड़े भी होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनकी अच्छी नहीं होती हैं और डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी थोड़ी वीक होती हैं। तो इस तरह के बच्चों को जिनको मारना पीटना हम करते हैं, ये स्टडीज़ हुई हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ बच्चों के, ये स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये देखा गया है कि पनिशमेंट शुड नॉट बी गिवन। एट द मोस्ट आप ये कर सकते हैं, अगर बच्चे को डिसिप्लिन करना है तो मुस्कुरा के कह दो। अगर बच्चे को सपोजिंगली शाम को वो कोई एक स्नैक्स लेता है या शाम को कार्टून नेटवर्क देखता है या शाम को प्ले एरिया में जाता है जो उसे बहुत अच्छा लगता है, आप उसको विड्रॉ कर लो मुस्कुराते हुए। दैट इज़ द बेस्ट वे टू डिसिप्लिन द चाइल्ड, रादर देन कि आप उसको चिल्लाओ और उसको येल करो और उसके ऊपर मार पिटाई करो। दैट शुड नॉट बी डन। डॉक्टर रवि, वो कहते हैं ना कि आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं, उन्हें हर चीज़ के बारे में पहले से ही पता होता है, लेकिन आज भी कई बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो बच्चों का कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करें? देखिए, बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ है पॉजिटिव पेरेंटिंग। बच्चों को टोका टाकी कम कीजिए। डेफिनेटली जहाँ पर बच्चा गलत काम कर रहा है वहाँ पे हमने उसको टोकना है, जहाँ पे वो अपनी बाउंड्री से बाहर जाना है उसको टोकना है। दूसरे बच्चे को मार रहा है, पीट रहा है, गालियाँ दे रहा है या टीवी के ऊपर उठा के पत्थर फेंक रहा है, डेफिनेटली वहाँ पे हमारे को बच्चे को टोकना चाहिए। लेकिन मोस्ट छोटी छोटी चीज़ों पर हमें बच्चे को टोका टाकी कम करनी चाहिए। टकराव की स्थिति माँ बच्चे में या बाप और बच्चे के अंदर बहुत कम होनी चाहिए। दूसरा, घर का एटमॉस्फेयर बड़ा कंजीनियल होना चाहिए, बड़ा लविंग अफेक्शनेट टाइप का। कोई बहुत चिल्ला चाली नहीं कर रहा, कोई बहुत गाली गलोच नहीं कर रहा, मार पिटाई नहीं हो रही हस्बैंड वाइफ के बीच में। जब इस तरह का एटमॉस्फेयर होता है तो इस तरह के बच्चे भी बड़े कॉन्फिडेंट निकलते हैं। पेरेंट्स और बच्चे के बीच में एक डेमोक्रेटिक रिलेशन होना चाहिए। डेमोक्रेटिक रिलेशन जिसको हम अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग कहते हैं, इसमें क्या होता है कि बच्चे की भी सुनी जाती है और माँ बाप की भी सुनी जाती है, तो दोनों मिलके इकट्ठे डिसीजन लेते हैं। तो ये देखा गया है कि जब बच्चे और माँ बाप दोनों मिलके डिसीजन लेते हैं तो ऐसे बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो माँ बाप जो है, दूसरा एक अनकंडीशनल लव देना चाहिए पेरेंट्स को। ये नहीं कि तू फेल हो गया तो घर में मुंह सुजा दिया, और अगर वो हो गया तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड हमारे को उसको एक अनकंडीशनल लव देना बड़ा ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब तक बच्चे को हम कॉम्पिटेंट नहीं बनाएंगे कॉन्फिडेंस खोखला रहेगा। तो उसे कॉम्पिटेंट बनाइए, उसको एकेडमिक्स में अच्छा कीजिए, उसको कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप कीजिए करिए जिससे कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े। जैसे सिंगिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग्स हैं और स्टेज परफॉर्मेंसेस हैं। जब बच्चे ये करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। तो उनकी ये स्किल डेवलपमेंट भी करनी बड़ी ज़रूरी है। म्यूज़िक की स्किल, डिपेंडिंग अपॉन किस बच्चे का किस तरफ इंटरेस्ट है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो उसकी हमको, बल्कि अभी आज ही सुबह मेरे को एक पेशेंट मिला जो कि वो कहते हैं ये योगा के इंटरनेशनल कंपटीशन में जा रही है, योगा के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ताइक्वांडो के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो आप उसकी स्किल भी डेवलप कीजिए डिपेंडिंग अपॉन उसका क्या क्रिकेट में रुचि है वो खिलाइए, और साथ में उसको एकेडमिकली साउंड करिए। उससे क्या है कि बच्चे का अपने आप कॉन्फिडेंस विल नॉट कम विदाउट कॉम्पिटेंस, तो कॉम्पिटेंस होनी बड़ी ज़रूरी है। डॉक्टर रवि, आपको 30 सालों का एक्सपीरियंस है, इतने टाइम में कोई ऐसा मिथ जो आपने सुना हो कि पेरेंट्स अंधविश्वास में आकर अपने बच्चों के साथ ये काम कर रहे थे और वो उन्हें नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली मेरे अगर पीडियाट्रिक कैरियर की बात की जाए विच स्पैन्स टू मोर देन 30 ईयर्स नाउ, बहुत सारे पेरेंट्स के मिथ्स हैं जिनको कि हम क्लिनिक में तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कई बार नहीं टूटते हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और आज 2025 में हमें इन मिथ्स को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा चाहते हैं तो हमारे को कुछ जो गलत कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको रोक देना चाहिए। जैसे टीदिंग से डायरिया होता है। अभी हफ्ता पहले ही हमारी इमरजेंसी में एक बच्चा आया, बुरी तरह से डिहाइड्रेटेड था, उसकी पल्स भी नहीं थी, सीवियर डिहाइड्रेशन में था। उसको इमीडिएटली हम लोगों को बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई हमने। तो मदर से पूछा कि 9 महीने का बच्चा है, इसको 10 चल रहे हैं 5 दिन से, आप लाई क्यों नहीं? तो उसने कहा डॉक्टर साहब ये दांतों के, मैं समझ के दांतों के दस्त हैं, ये समझ के मैंने इसका इलाज नहीं कराया। एंड द चाइल्ड केम इन ना, अगर वो हमारे पास में और आधा घंटा लेट आता तो शायद हम भी कुछ ना कर पाते। तो ये मिथ तोड़ देना चाहिए, दांतों से दस्त नहीं होते, दांतों की वजह से डायरेक्टली दस्त नहीं होते। वो बात अलग है कि जिन दिनों में दांत आ रहे होते हैं, बच्चा हाथ मुंह में ले जाता रहता है, गंदी चीज़ें खाता है, तो उससे इन्फेक्शन से दस्त होते हैं। दांत पर से विल नॉट लीड टू एनी, हाई फीवर भी दांतों से नहीं होता। तो ये मिथ हमारे को तोड़ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चों को खतरे में डाल देते हैं। दूसरा, जब भी किसी बच्चे के शरीर में दाने आते हैं, उसको घर में ही हम डायग्नोज कर लेते हैं कि ये माता आ गई है, ये मीज़ल्स है या चिकन पॉक्स है, और उसको कंबल बम्बल में डाल देते हैं और उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाते। कई बार मैंने बच्चे ऐसे देखे हैं जो मेरे पास सिक हालत में आते हैं कि जी चिकन पॉक्स 9 दिन पहले हुआ था और हमने ना उसका इलाज किया ना कुछ किया, और उसको हम पूजा करते रहे, पाठ करते रहे। पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो बीमारी है ये एक वायरस से होती है और इसका संभव ट्रीटमेंट भी है। अब चिकन पॉक्स के अंदर एंटीवायरल ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, जिससे चिकन पॉक्स निमोनिया ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी। तो जब भी कभी आपको दाने आए या कुछ आए, आप इसको नॉर्मल बीमारी समझने के बाद में आप डॉक्टर पे आइए और उसकी बहुत सारे और भी पेरेंट्स के छोटे छोटे मिथ्स होते हैं, जैसे फीवर को लेकर 10-10 दिन तक घर में ही बैठे रहते हैं। वायरल फीवर विल गो विद इन 4 to 5 days ओनली। अगर आपके बच्चे को 5 दिन पूरे अगर फीवर नहीं जा रहा, हाई ग्रेड आ रहा है, इट इज़ समथिंग एल्स, इट इज़ लाइकली टू बी समथिंग एल्स। तो वो भी आप तुरंत उसकी जांच कराएं और उसको वो देखें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं जो कि हम लोगों को अब, क्योंकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब मदर को डिलीवरी के बाद हम लोग ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। एक आप इमेजिन कीजिए कि एक मदर जो कि प्रेगनेंसी की हार्डशिप से गुजरी है, फिर लेबर पेन से गुजरी है, अब उसके हाथ में बच्चा आया है और उसके बाद भी हम उसको ये कहते रहे तूने ये खाया तो इसलिए बच्चे को दस्त लग गए, तूने बाल धो लिए तो निमोनिया हो गया। ये बचकानी बातें हैं। बाल धोने से निमोनिया नहीं होता, निमोनिया कीटाणु से होता है। सो ये सारी चीज़ें भी हमें हटा देनी चाहिए और मदर के ऊपर जो ब्लेम फैक्टर्स हैं वो मिनिमम कर देने चाहिए, क्योंकि उस स्टेज पे मदर को भी सपोर्ट की ज़रूरत है। वो सपोर्ट अगर मदर को देंगे तो इन द लॉन्ग रन बच्चे की परवरिश अच्छी होगी और बच्चे की बाद में साइकोलॉजी और हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये भी मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हल्दी बंद करते बच्चे को जॉन्डिस हो गया, हल्दी का जॉन्डिस से कोई लेना देना नहीं है। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं, अब ये ठीक है 1980 में, 1990 में, 2000 तक चलती रही, लेकिन आज 2025 में मेरे ख्याल से पेरेंट्स भी बड़े जागरूक हैं और ये जितने मिथ्स हैं ये हमें ख़त्म कर देने चाहिए। नहीं तो ये हमारे बच्चे को कहीं ना कहीं, अगर हम इन गलत फहमियों में या भ्रम में रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे, विच इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट फ्रॉम द गॉड, उनको हम खतरे में भी डालेंगे और उनकी जान के साथ भी हम खिलवाड़ कर सकते हैं। डॉक्टर रवि, चलते चलते एक आखिरी सवाल, सबसे बेस्ट पेरेंट्स कैसे बने? देखिए, सबसे बेस्ट पेरेंट तो यही है कि बहुत अफेक्शनेट हों, रोल मॉडल की तरह हों, बच्चे को बहुत पॉजिटिव बोले, टाइम दे बच्चे को, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अपना स्क्रीन टाइम कम करें, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ द फैमिली ओनली जो कि आपको इन द लॉन्ग रन, और बच्चे में इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपका बच्चा
इन द लॉन्ग रन सक्सेसफुल है, हैप्पी है, दैट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। और वो इन्वेस्टमेंट आपको उसी स्टेज पे करनी चाहिए। और अच्छे पेरेंट बनने के लिए आपको पेरेंटिंग टेक्निक्स भी आनी चाहिए, ये भी एक साइंस है। अब आप एक अच्छे फिजिक्स नहीं बन सकते जब तक आप फिजिक्स ना पढ़ें। आप एक अच्छा बायोलॉजिस्ट नहीं बन सकते जब तक आप बायोलॉजी की पूरी स्टडी ना करें। इसी तरह पेरेंटिंग भी एक सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड है। हम अच्छे सीए हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, द मोमेंट वी बिकम पेरेंट्स वी डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस एलियन। इस बच्चे के साथ हम करेंगे, हमें मालूम नहीं होता। तो पेरेंटिंग की अपनी स्किल्स बढ़ाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग होनी चाहिए। बच्चे को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कीजिए, बच्चे को हेल्दी हैबिट्स देना शुरू कीजिए। शुरू से ही हेल्दी हैबिट्स बड़ी ज़रूरी हैं। एक्सरसाइज है, डाइट है, जंक फूड को अवॉइड करना है, ये सब चीज़ें, यही फाउंडेशन है। 5-7 साल तक अगर हमने बच्चे की फाउंडेशन बहुत अच्छी कर दी तो बच्चा बहुत अच्छे से चलेगा, नहीं तो ये दिक्कत करेगा हमारे को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शुक्रिया डॉक्टर रवि हमारे दर्शकों को ये हेल्दी टिप्स देने के लिए। थैंक यू डिम्पल, आई एंजॉयड द शो। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर लौटेंगे सेहत की आवाज़ के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान और इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट।